बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान साहिबजादा ज़ुल्फ़िकार बाबर तास आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त हम मौजूद हैं मरकज़ी सदर अंजुमन ताजरान आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल रज़ाक साहब के पास। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाला। सरदार साहब, आप ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ताजरों के मरकज़ी जो अंजुमन ताजरान है उसके मरकज़ी प्रेसिडेंट भी हैं। आज़ाद कश्मीर में ताजरों के मसाइल क्या हैं? क्या आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ताजर हैं उनके मसाइल जो है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो हल कर पाई मौजूदा वक्त में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़ुल्फ़िकार भैया आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके साथ कैमरा मैन है वाशिम साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है तो टोटली आपके इल्म में ही हैं सारी चीज़ें। पिछले जो 6 माह गुजरे हैं लॉकडाउन के, हुकूमत जो है ताजरान के मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है, नंबर 1। दूसरे नंबर पर किसी भी किस्म की ताजरों को रिलीफ नहीं दी गई और कुछ जगह पे हमने अपने ताई रिक्वेस्ट करके दुकानात के किराए माफ़ करवाए, लेकिन वो भी सब के नहीं हुए। जैसा कि जिस प्लाजे में आप बैठे हुए हैं, इस प्लाजे में मेरी अपनी शॉप है और इसका किराया माफ़ नहीं हुआ। तो जबरन नहीं हो सकता था, कानूनी तौर पे तो नहीं था, इखलाकी तौर पे था कि जिन्होंने करना था कर दिया। जहाँ तक मसाइल का तल्लुक़ था कि मैं समझता हूँ कि इस पूरे सिस्टम के अंदर 65,000 जो ताजर हैं पूरे आज़ाद कश्मीर के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सबको सलामत रखे और इसके हलाल कमा रहे हैं, उनके बारे में कुरान पाक में दर्ज है, जो मेहनती हैं वो अल्लाह के दोस्त हैं। ये स्टेट को हर चीज़ दे रहे हैं। आप सिर्फ अभी एक बिजली के बिल उठा के देख लें, उसमें हम विद होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, उसमें हम इनकम टैक्स दे रहे हैं। अभी एक ताज़ा हमारा फड्डा चल रहा है, नेपरा ने एक जो फ्यूल एडजस्टमेंट जो चार्ज है वो उसके इसी आपके बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सवाल करूंगा कि जो इसी हवाले से मैंने सुना है कि आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो क्या ये प्रोटेस्ट पूरे आज़ाद कश्मीर में होगा या सिर्फ मुजफ्फराबाद? जी सर, चंद दिन पहले पूरे आज़ाद कश्मीर की मरकज़ी अंजुमन ताजरान यहाँ मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब में तशरीफ लेके आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमने ऐलान किया इत्तेफाक राय से कि पहले फेज़ में हम ये करेंगे कि 10 सितंबर को तमाम ग्रिड स्टेशन पूरे आज़ाद कश्मीर के जो हैं अपने अपने अजला के अंदर, बाग वाले बाग में करेंगे, रावलाकोट वाले रावलाकोट में, मीरपुर वाले मीरपुर में, पलंदरी वाले पलंदरी में, अजीरे वाले अजीरे में, दिलकोट वाले अपने अपने मुकाम पे और मुजफ्फराबाद वाले हम इस यहाँ कैपिटल में करेंगे। उसमें सर जी ये है कि हमारा जो ऐलान है कि हम घेराव करेंगे। आगे हुकूमत हमें कहाँ तक जाने देती है नहीं जाने देती, ये मौके पे हम बसीन भी करेंगे, लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ है कि जब तक ये फ्यूल जो चार्जेस लगाए गए हैं, टैक्स लगाया गया है, इसे ख़त्म नहीं किया जाता। इसमें और भी बहुत सारे हमारे जो है तहफ़्फ़ुज़ात है। मिसाल के तौर पे एक मीटर है वो हम अपना ख़रीद के लगाते हैं और सारी ज़िंदगी उसका जो है रेंट देते रहते हैं। फिर आप जो है बिजली की मद में आप सेल टैक्स दे रहे हैं, आप फ्लावर टैक्स, इतने टैक्स हैं। अच्छा और देखें, नीलम चेलम बन गया है, वो नीलम चेलम का सरचार्ज अब भी हमसे लिया जा रहा है और उसकी मंतक समझ नहीं आ रही। अरबों रुपए का वो प्रोजेक्ट बना है, उसमें एक तो बहुत बड़ी करप्शन हुई है। फिर उस प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज़ें थी जो आपने खुद वाटर ने तय किया था, वो सारी चीज़ें जो है एक सवालिया निशान है। ट्रीटमेंट प्लांट थे, वाटर बॉडीज़ थी, जो पानी है पीने का साफ पानी की, तो अभी एक स्कीम इन्होंने लॉन्च की है, टेंडर लगाए हैं उसके, लेकिन ये है कि अल्लाह बेहतर जानता है उससे क्या। सब ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जहाँ आपने बात की कि हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं और एक बड़ा आप कह लें कीमती सरमाया है ताजर जो टैक्स देते हैं, इस सारे चीज़ के होने के बावजूद क्योंकि आप पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि आप मरकज़ी अंजुमन ताजरान जो आज़ाद कश्मीर की उसके मरकज़ी प्रेसिडेंट हैं, इस हैसियत में क्या आपने मौजूदा हुकूमत वक्त के साथ इन ताजरों के मसाइल जो है वो उजागर करने के लिए कोई मुलाकात वगैरह, कोई मसाइल उन तक पहुँचाए? बेशुमार PM आज़ाद कश्मीर से, प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर से, साबका चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर से 12, और हमने राइटिंग में भी लिख के भी दिए रिटर्न, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो हमने मुलाकात में अपने पूरे वफूद के साथ, पिछले चीफ सेक्रेटरी साहब जो थे उनका बहुत शुक्रिया भी मैं आपके चैनल के थ्रू अदा करूँगा। बड़ी ही जो है अच्छी तबीयत के मालिक थे और बड़ा ही जो है वो उन्हें मोहब्बत थी ताजरान के साथ, और हमारे अक्सर इशू जो है वो डील करते रहे हैं। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताएंगे जिस तरह आपने हुकूमत की बात की, ताजरों के मसाइल पे बात की,
اس حوالے سے تاجروں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، کسی کا جی آپ کہہ لیں کہ دکانوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک سیکیورٹی گارڈ مہیا کرنا، کوئی اس طرح کے مسائل، کیونکہ آزاد کشمیر میں بطور ایک اینکر میں بھی وزٹ کرتا رہتا ہوں تو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مظفر آباد کے تاجروں کے بھی کوئی مسائل ہیں اس حوالے سے؟ سر جی بہت مسائل ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں کہ عزت نفس سب سے بڑی چیز ہے. ایک شخص یہ لاک ڈاؤن میں یہ ہوگا کہ انتظامیہ کی طرف سے ہمارے ساتھ جو ایسا سلوک کیا گیا، جرمانے ہی جرمانے، محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ہم پتہ نہیں کسی اور ملک میں آ گئے ہیں. یہ انتظامیہ جو ہے ہم سے پتہ نہیں کون سا انتقام لے رہی ہے. 3000 5000 جرمانے ہی جرمانے. ابھی یہ بلدیے کے جج صاحب ہیں، ان کا بھی یہی روٹین ہے. ان سے 2-4 بار بات بھی ہوئی دفتر میں جا کے کہ مہربانی فرمائیں. ایک تندور والے کو انہوں نے 2000 روپے جرمانہ کیا. میں گیا تو پوچھا کہ جی اس کو 2000 کیوں کیا ہے؟ تو جواب دیا جی کہ صاف ستھرا نہیں تھا. میں نے کہا جی پچھلے 15 دن آپ کا پورے شہر کے اندر کچرا پڑا رہا، آپ نے اپنے ادارے کے اوپر کوئی جرمانہ کیا ہے کہ آپ نے شٹر ڈاؤن آپ نے ہڑتال کر کے، آپ کی اگر کسی محکمے کے خلاف کوئی ایشو تھا، کوئی ہڑتال تھی تو وہ آپ کرتے نا. ادھر آپ ہمارے پاس جو ہے ساری گندگی پھینک کے بازاروں میں، محلوں میں، گلیوں میں، تو اس پہ تو آپ نے کوئی نوٹس نہیں دیا. تو ایک تندور والے کے پاس کیا تھا، گندگی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جو اس کا خشک آٹا ہے وہی ہوگا نا اوپر نیچے پڑا ہوا. جب وہ اینڈ کرتا ہے تو صفائی کر دیتا ہے. تو بہرحال ایسا اچھا سردار صاحب، کیونکہ آپ ایک سیاسی پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جس کی وفاق میں گورنمنٹ ہے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بنا پاتی ہے تو تاجروں کے جو مسائل ہیں وہ کس حد تک حل ہوں گے؟ میرا اپنا خیال ہے جی، میں ابھی تھوڑے دن پہلے میرا نوٹیفکیشن ہوا ہے جی. پی ٹی آئی ٹریڈز ونگ آزاد کشمیر کا میں صدر ہوں. جی جی. تو اپنی یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ضلع کے جنرل سیکرٹری ہیں صحیح خواجہ محمد اسلیم. صحیح. تو نوجوان بھی ہیں، متحرک بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. اور یہ پی ٹی آئی کی جو ضلعی تنظیم ہے ہم نے ابھی تیار کی ہے. صحیح. ابھی ان کی میٹنگ بھی نہیں ہوئی آپس میں، لیکن یہ 2 دن پہلے نوٹیفکیشن میں نے کیا ہے. تو میرا بھی نوٹیفکیشن تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں. تو الحمدللہ مجھے امید ہے اس بات کی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، میں آپ کو ان کی ایک کوالٹی بتا دوں. چند ماہ پہلے انہوں نے پورے پاکستان سے، میں تنظیم تاجران پاکستان کا بھی سینئر وائس چیئرمین ہوں جو پاکستان میں، انہوں نے میٹنگ کال کی وزیر اعظم ہاؤس میں. وہاں تمام جو اسمال ٹریڈرز، چھوٹے ٹریڈرز، تاجر تھے، ان کو انہوں نے بلایا، ان سے انہوں نے مشاورت کی اور ہماری جو خواہش تھی اس کے مطابق انہوں نے سارے معاملات جو ہے حل کیے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ صرف تاجران کے نہیں، انشاءاللہ اس خطے کی تقدیر بدل جائے گی. ریویو جاری ہے، ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں جناب سردار. وقفے کے بعد پھر حاضر ہوئے ہیں سردار عبدالرزاق صاحب کے ساتھ. سردار صاحب، جس طرح آپ نے تاجروں کے حوالے سے بات کی اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی، ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ جو پچھلے 70-73 سالوں سے جو ہے وہ اسی طرح لٹکا ہوا ہے، تو اس مسئلے کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل سطح پہ بھی اس مسئلے کے حوالے سے بات چیت کی، لیکن میرے خیال میں 5 منٹ اور 4 منٹ اور 10 منٹ کے اٹھ بیٹھ کے بعد کوئی فیصلہ کسی انجام تک نہیں پہنچا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آزاد کشمیر گورنمنٹ آنے کے بعد کوئی مسئلہ کسی طرف جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے میرا اپنا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی جب سے گورنمنٹ پاکستان میں آئی ہے یہ عالمی سطح پہ نا بہت دوسرا پڑا ہے اور دنیا کے اندر مسئلہ کشمیر کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے ابھی. اور آپ دیکھیں پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے انہوں نے آزاد کشمیر کے فلیگ جو ہے وہ لہرائے ہیں. کوئی ایسا شہر قصبہ نہیں ہے جہاں وہ 5 فروری کو انہوں نے اظہار یکجہتی نہ کیا ہو. اور اس کے علاوہ خان صاحب نے خود جو ہے اقوام متحدہ میں جو بہت بڑی بات کی، اور ایک بات کا آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ اب پوری دنیا بھگت رہی ہے، کشمیریوں کی آواز کوئی نہیں بنا. دنیا کے جو بڑے منصف ہیں انہوں نے انصاف نہیں کیا، تو آج پوری دنیا کو اللہ رب العزت نے لاک ڈاؤن میں تبدیل کر دیا.
تو میں تھوڑا سا اصل میں اب کچھ چیزیں نہیں ڈسکس کر سکتا، لیکن میری اپنا ایک بھی نیا سوچ ہے کشمیر آزاد ہوگا اور اسی حکومت کے دوران آزاد ہوگا. ابھی کچھ اسٹیپ ایسے اٹھائے انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا نقشے میں بھی جو ہے مقبوضہ کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے، اور جو آپ کی شاہراہ تھی اس کو آپ سری نگر کا جو ہے اس سے شاہراہ سری نگر کا جو انہوں نے اسلام آباد سے اس کا روٹ جو ہے متعین کیا ہے. تو اس کے پیچھے بھی کوئی سٹوری چل رہی ہے، اور غور کریں تو انٹرنیشنلی اس وقت چائنا، انڈیا، پاکستان، ایران اب چینجنگ آ رہی ہے. بھوٹان جیسا ملک اگر انڈیا پہ، نیپال جیسا ملک اگر انڈیا پہ حملہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری ہے، اور وہ سٹوری کمزور نہیں. اور ہمیں کشمیریوں کو عمران خان پہ پورا اعتماد ہے، اپنی افواج پہ پورا اعتماد ہے، اپنے ایجنسیز اور اداروں پہ پورا اعتماد ہے. انشاءاللہ تعالی ہم سرخرو ہوں گے اور کشمیریوں کو آزادی ملے گی. جو انہوں نے شہادتیں دی ہیں، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو لاکھوں ہماری بہنوں نے اپنی عصمتیں لوٹائی ہیں، اس کا انشاءاللہ ہمیں صلہ ملے گا. سردار صاحب، جس طرح آپ نے بات کی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کی جو پوزیشن ہے اس پہ، آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آزاد کشمیر کا ایک سب سے بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے. پچھلے ایک ویک سے میں مظفر آباد کے اندر موجود ہوں، یہاں دیکھ رہا ہوں کہ آئے روز جب ہم کبھی پروگرام کرتے ہیں تو اس کے دورانیے میں لائٹ چلی جاتی ہے. اس سارے مسئلے میں پاکستان وفاق جو گورنمنٹ موجود ہے، وفاقی حکومت سے کیا آپ لوگ آئے روز جو ہے یہاں پہ پروگرام کرتے ہیں، وفاقی وزراء یہاں آتے ہیں، تو کیا اس پہ کبھی آپ نے بات نہیں کی؟ ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نیلم جیلم پروجیکٹ کے حوالے سے رابطہ لاہور کے آفس کے باہر ہم نے احتجاج کیا ہے، اور یہ فیس کو بھی ہمیں احتجاج کر رہے ہیں. یہ ساری لوڈ شیڈنگ اور پلس یہ ٹیکسز، یہ ساری کڑیاں آپس میں ملتی جلتی ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ زیرو ہونی چاہیے. کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں اور آئندہ بھی دیں گے. پاکستان کو خوشحال کرنے کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیں گے. پاکستان ہمارا گھر ہے، تو دوسرا نہیں گھر بلکہ پہلا گھر ہے پاکستان ہمارا. پوری دنیا میں اس وقت جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اس میں نمبر 1 جو ہے پاکستان ہے، جو ہماری پشت پہ کھڑا ہے، جو ہمارا جو ہے سب سے بڑا جو ہے وہ وکیل ہے. ہم یہ کبھی نہیں سوچتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ بچہ جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کو رو کے متوجہ کرتے ہیں. ہم بھی التجا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے ہمارا کیس جو آزاد کشمیر کی حکومتیں آتی ہیں وہ ٹھیک طرح سے لڑتی نہیں. ابھی مجھے پتا ہے کہ کچھ یہ ہمارا دیگ علاقے میں شامل کی گئی ہے لوڈ شیڈنگ، جو ٹائم شائم ہے یہ سارا ہمارا بڑا ڈسٹرب ہے، اور اس کو اگر تھوڑا سا پراپر ایڈریس کرے ہماری حکومت، ہمارے وزیر اعظم صاحب، تو اس میں چینجنگ آ سکتی ہے. البتہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، اور سابقہ دور میں کچھ کامیابیاں بھی مجھے عمران خان صاحب کے دور میں ملی ہیں. خواجہ شمائل صاحب آئے، انہوں نے ایک رپورٹ دے دی. ابھی وہ فیڈرل سیکرٹری سے ریٹائرڈ ہو گئے. چیف سیکرٹری صاحبان سے ہماری ہوتی رہتی ہے، اداروں میں ہماری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہے، اسے ایڈریس کیا جائے. تو ہے زیادتی ہے، یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اتنے بڑے پروجیکٹ ہیں، اتنا بڑا فائدہ ان کو ہو رہا ہے، اگر یہ لوگ یہ کوشش کریں کہ اس آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں جو ویسے ہی پسے پسائے ہوئے ہیں، کبھی زلزلے ہیں، کبھی بہت بے شمار چیزیں ہیں، اس میں وہ اگر یہ کریں کہ ہمیں بجلی فری دیں، لوڈ شیڈنگ تو لازمی ہے فری کریں، اگر نہ تو یہ ان کی بڑی مہربانی ہو. جی سردار صاحب بات کر رہے تھے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. سردار صاحب، برسر اقتدار جماعت تھی پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی ذاتی خواہش ہوتی ہے کہ جو جماعت برسر اقتدار ہو، حکومت میں ہو، لوگ اس کا انتخاب کرتے ہیں. تو آخر کیا وجہ بنی کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا انتخاب کیا؟ میں اپنا کار پہ شروع میں مسلم کانفرنس کے ساتھ تھے، اور جب مسلم کانفرنس کے جو صدر ہیں پہلے سردار عتیق احمد خان صاحب، وہ وزیر اعظم بن رہے تھے تو ہم نے ان کو چھوڑ دیا. اصل میں سیاست کے پیچھے کچھ سٹوریاں ہوتی ہیں. کچھ لوگ پیسوں کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ نام کے لیے کرتے ہیں، ہم صرف عزت کے لیے کرتے ہیں. اور ہم لیڈر نہیں، ہم کارکن. اور یہ جو ٹریڈ آرگنائزیشن ہے اس کا میں بانی ہوں. 91 میں نے مدینہ مارکیٹ میں اس کی داغ بل رکھی تھی، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے میں
अपना उसके बाद फिर 93 फिर 95 में बहुत सारे इलेक्शन जीता हूँ, ठीक हो गया। और मेरा उसमें जो हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है कि हमारे ताजरान जो हैं ये रिस्क लाल कमा रहे हैं, इन्हें इज्जत और रिस्पेक्ट दी जाएगी। यही जंग लड़ रहे हैं। अभी हमारे मुजफ्फराबाद में और इलेक्शन होने जा रहे हैं, पूरी सिटी का एक इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें मेरा पैनल पूरा आएगा इंशाल्लाह। उम्मीदवार हूँ मैं। अक्टूबर के महीने में इलेक्शन होने हैं हमारे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अगर मज़ीद जिम्मेदारियाँ देंगे तो मैं इसके लिए बड़ी अच्छी प्लानिंग है मेरे ज़हन के अंदर। अच्छा सरदार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने बात की, उसको ज्वाइन किया, मुझे बताएं कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रेसिडेंट है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, बिलाशुबा उन्होंने अपने दौर में बहुत सारे दोस्त ऐसे कहते हैं कि कोई करप्शन नहीं की, लेकिन क्या मौजूदा वक्त में वो आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट बना पाएंगे? ऐसी मौजूदा वक्त में आपको नज़र आ रहा है कि मेरा ख्याल है बना पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और कुछ लोग जो है मुख्तलिफ अखबारात में ये अफवाहें करते हैं, वो हमारी पार्टी के सदर हैं और सारी पार्टी उन पर मुतफिक है। ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दो ग्रुप नहीं है, एक नजरियाती ग्रुप और एक बैरिस्टर सुल्तान? ग्रुप जरूर होते हैं, हर जगह पे होते हैं, हर पार्टी के अंदर होते हैं, लेकिन एंड पे हम एक जगह पे होते हैं, एक पेज पे टिकट के साथ, बल्ले के साथ। और जिससे टिकट मिलेगा ख्वाहिश ज़रूर होनी चाहिए। अभी ये मुजफ्फराबाद सिटी में 6 लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है कि हमें टिकट मिले। जिसके पास टिकट होगा हम उसके साथ होंगे, कारकुन उसके साथ होंगे। वो जो छोटी मोटी हमारी आपस की लड़ाइयाँ हैं वो खत्म हो जाएगी। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जिस वजह पे या जिस सोच पे बुनियाद रखी गई थी, जिस नज़रिए पे बुनियाद रखी गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वफाक है, उसमें जो है इस वक्त तक मौजूदा वक्त तक जो है तमाम सियासी कारकुनों की एडजस्टमेंट जो है वो नज़रिए पे हुई? ये भी नहीं हुई। और उसमें जो मैं समझता हूँ मसाइल है बहुत सारे पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा शख्स हमें शायद ज़िंदगी में नहीं मिले जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। कोई एक खूबी जो खान साहब की खान साहब में खूबी ही खूबी है। खान साहब कमिटमेंट वाला आदमी है, खान साहब करप्ट नहीं है। खान साहब एक सोच का और एक विजन का नाम है। खान साहब इस मुल्क को जो है ना फलाही रियासत बनाना चाहते हैं, मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं और ऐसा माहौल देना चाहते हैं। देखें ना, आप बड़े बड़े लोगों को उन्होंने फायर कर दिया, साइड पे कर दिया। मुश्किल है इस सिस्टम में, ये माफियाज का मुल्क है, इसमें बहुत मुश्किल होता है। आप नीट एंड क्लीन होके अकेले नहीं चल सकते। आप देखें किन किन लोगों से उनकी जंग है और कितनी मुश्किल जंग है। और मैं समझता हूँ अल्लाह उससे कामयाब करेगा, उसकी नीयत ठीक है। एक टके पैसे की उसके ऊपर करप्शन का ना इल्ज़ाम है, दुश्मन भी नहीं लगा सकते और बिल्कुल साफ सुथरा आदमी है। सरदार साहब, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का वक्त करीब है। जैसे खान साहब गुज़श्ता दिन जो है वो कराची का दौरा किया उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि पाकिस्तान का जो मौजूदा बजट है वो मेरे मुताबिक जो है वो 700 अरब है और खान साहब ने कराची को जो है वो 1100 अरब दिए हैं। तो ये कैसे 1100 अरब आएंगे? क्या आज़ाद कश्मीर के आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी इसी तरह का बजट आज़ाद कश्मीर को मिले? मेरे ख्याल में इसमें आपको भी डिटेल थोड़ी सी पता होगी, मुझे भी होगी। आपके बेशुमार प्रोजेक्ट हैं जो वर्ल्ड बैंक करता है और एशियाई तरक्याती बैंक करता है। उसके अलावा आपको दुनिया से जो है ना मुख्तलिफ किस्म की जो है, मिसाल के तौर पे पानी आ गया और बहुत बड़ा लॉस हो गया, अरबों का लॉस हो गया। तो ये सारी चीज़ें दुनिया के साथ आप कनेक्ट हैं ना, आप अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं, आपका एक बड़ा नाम है। साउथ एशिया में आप एटमी पाकिस्तान के मालिक हैं। ये मुल्क हमारा जो है बाज़ लोग अंडर एस्टिमेट लेते हैं, इसमें बहुत ही बहादुर फौज है, हमारी एजेंसीज नंबर 1 है, हमारी जो इफरादी कुव्वत है वो नंबर 1 है। हम बहुत साउथ एशिया में हमारा एक बहुत बड़ा नाम है, एक रोल है और हमारे बगैर मैं समझता हूँ चाइना भी कुछ नहीं, ठीक है। और अभी इस हुकूमत में देखें ना अमेरिका को किस तरह जवाब दिया आपके वज़ीर-ए-आज़म ने, आपकी अफवाज ने, आपकी एजेंसीज ने कि डू मोर का वक्त ख़त्म हो गया, अभी हम जो कुछ करेंगे अपनी इज्जत और गैरत के साथ। अभी सारे एक और बात देखें, हमारे मौसम है अरबों को क्या जवाब दे दिया इन्होंने। ये तो मतलब नहीं है कि आप हमें पैसे देते हैं और आप हमारे ऊपर जो है मुसल्लत करेंगे कुछ चीज़ें, हम नहीं मानेंगे। और आपके वज़ीर ख़ारजा ने स्टैंड लिया, आपके PM ने स्टैंड लिया। अच्छा, मुझे सरदार साहब ये बताएंगे, बाकी मसाइल सारे आपने जिस तरह बात की आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, तो मौजूदा वक्त में ये जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, इसने देखे जाएँ तो आए रोज़ अखबारात में बड़े बड़े जो है मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से तस्वीरें लगती हैं, लेकिन मेरी नज़र में बतौर जर्नलिस्ट जो मैंने तजिया किया देखा, मेरी नज़र में तो कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं दे सकी ये गवर्नमेंट। क्या बतौर सियासी कारकुन आपको नज़र आता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये मौजूदा गवर्नमेंट कोई काम कर रही है?
मेरे ख्याल में एक तो इन्होंने पॉलिसी ये रखी है कि कारकुनों को दूर किया जाए, इसके पीछे मैं करना नहीं चाहता बहुत, जो मैं समझता हूँ खुल खिला के इन्होंने अपने मामला जो है हल किए कि कारकुनों को अगर हम एड्रेस करते रहेंगे तो फिर हम बाकी चीज़ों को किस तरह जो है वो संभालेंगे। एक तो ये बात, अब भी आखिरी साल में मैं देख रहा हूँ एडजस्टमेंट कर रहे हैं कारकुनों की। दो चीज़ें, तीसरी बात है कि मेगा प्रोजेक्ट इनके जहन में ये है कि ये देखिए लेप्स होते हैं पैसे, वो पैसे लोगों के जहन में ये ज़ाया हो जाते हैं, ज़ाया नहीं होते, वो जो आपका सरकारी अकाउंट है उसके अंदर चले जाते हैं, आप फिर अपनी मर्जी से खर्च करते हैं उसे। अभी ये आखिरी साल है इलेक्शन का, ये अपनी मर्जी से खर्च करेंगे, लेकिन अमल का दारोमदार नीयत पे होता है। साबका हुकूमतों ने भी इस तरह किया था और उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी कि वेट किया और कोई पैसा हमारा ज़ाया भी हो गया था। अभी ये जो लोग हैं ये अगर ये सोच के कर रहे हैं कि हमने आगे जो है इलेक्शन जीतने के लिए पैसे, तो ये प्रोजेक्ट भी लगाएंगे तो लोग इससे मुतमईन नहीं होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में मुजफ्फराबाद में सिटी में ये सर्कुलर रोड थी, इसका अभी तक कोई हल नहीं हुआ। जो शाह सुल्तान ब्रिज है उसका कोई हल नहीं हुआ। कोई मुझे नहीं समझ आती कि कोई चीज़ ऐसी है नहीं है। ये नलूची ब्रिज पहले का है, वेस्टर्न बाईपास पहले की है, अलबत्ता जो ख़राब चीज़ें थी, सेवरेज आपकी कुछ डिस्टर्ब है वो भी ठीक नहीं हुई, पीने का साफ पानी इस शहर में लोगों को नहीं मिल रहा है, हेपेटाइटिस जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। मेरे ख्याल में इस हुकूमत से लोग तंग हैं। जिस तरह आपने सारे मसाइल पे बात की, ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त आप इंटरनेशनल सतह पे देखे जा रहे हैं। आप मुझे ये बात बताएं कि जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से, और आप ये समझते हैं क्योंकि ताजरों की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और एक सियासी पार्टी की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल दुनिया को क्या पैगाम देंगे? आखिरी मेरा सवाल जो आप इंटरनेशनल दुनिया तक। देखें जी, इंसाफ नहीं होगा तो मिट जाएंगे। अब देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें किस तरह के झटके लगा रहे हैं। पूरी दुनिया में अफरा तफरी है और ये लॉकडाउन जो था इसमें हमारे लिए सबक था कि हर बड़ी पावर जो है वो फैल हो गई है। ये जो हमारे इस्लामी मुल्क हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनमें फिर अल्लाह पाक ने एक फजल किया है। मैं आपको अपनी बात बताऊं सर, मैं ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मुजफ्फराबाद का जो है चेयरमैन भी हूँ, ताजर ज्वाइंट कमेटी का। मैं हर रोज़ रमज़ान में 1,500 से 2,000 दुकानों पे जाता था। मुझे शुगर भी है, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ और मैं पक्के रोज़े भी रखता था। तो मेरा अपने रब पे यकीन है कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ तो मुझे ये कोरोना वरोना कुछ नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो लोग गंदे हैं, जो लोग जालिम हैं, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह झटके दे के मारा ना, इस तरह उनको बेबस किया और बताया कि मैं ही हूँ ऊपर। तो इस तरह मेरा ईमान है कि कश्मीरियों के साथ जो है ना अल्लाह की गैब से मदद आ गई है और अब उसका थोड़ा सा इंतज़ार है। जो मेरी अपनी इतलात हैं कि बहुत जल्द मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे सरदार अब्दुल रज़ाक साहब, उनकी तफसीली बातचीत आपने सुनी। अपने मेज़बान साहिबजादा जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए, फिर किसी नए मेहमान के साथ हाज़िर होऊंगा। शुक्रिया।